नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं मजाक में कह रहा हूं या फिर मुझे कहना कुछ और था और मैंने कुछ और कह दिया, लेकिन यकीन मानिए मैं जो कह रहा हूं सोच समझकर पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन से अपनी नफरत का इजहार कर रही है और पूरी मनमानी के साथ देश चला रही है, और उसकी ये कदम है वही इंडिया को यानी इंडिया गठबंधन को मजबूत करते जा रहा है। अभी संसद में कल हुई घुसपैठ के बाद भी बीजेपी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उससे विपक्ष को बड़ा दांव चलने का मौका मिल गया है। आप जानते हैं कि कल संसद में 4 लोगों ने रंगीन धुआं छोड़कर दहशत फैला दी थी। चारों आरोपियों की इस हरकत से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए और इसके साथ ही मोदी सरकार भी सवालों में घिर गई। मोदी और शाह दोनों यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कल शपथ ग्रहण समारोहों में व्यस्त थे। कभी सबसे पहले पहुंचे भोपाल यानी मध्य प्रदेश, तो उसके बाद पहुंचे रायपुर यानी छत्तीसगढ़। दोनों समारोहों में अपने अपने मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण का जो उनका समारोह था उसमें वो दोनों व्यस्त थे। और मोदी जी तो शायद अब भी इतने मशरूफ हैं कि उन्हें इस मसले पर कुछ कहने या अपने साथी सांसदों की खैर खबर लेने की फुर्सत नहीं मिली। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर कुछ कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनके अधीन है और सुरक्षा का जिम्मा भी उनके ऊपर ही है, यानी कि गृह मंत्री के ऊपर है। और इस मामले पर जब विपक्ष के लोगों ने संसद में सवाल उठाए तो उनके जवाब देने की जगह सांसदों का मुंह जबरदस्ती बंद कराया गया। आपको बता दूं कि राज्यसभा में आज गुरुवार को विपक्ष ने 28 नोटिस इस मुद्दे पर बहस के लिए दिए थे, और इसी तरह लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन के 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने नोटिस देकर इस मसले पर यानी संसद में जो कुछ कल हुआ उस पर चर्चा की मांग की थी। लेकिन दोनों सदनों में किसी भी नोटिस पर सरकार ने चर्चा नहीं होने दी और सवाल पूछने के जुर्म में 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित 15 सांसदों में से 9 सांसद तो कांग्रेस के ही हैं। निलंबित सांसदों में एक मजेदार तथ्य यहां आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। जिन 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, इन निलंबित सांसदों में से एक नाम डीएमके के सांसद SR प्रतिभान का भी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि आज वो लोकसभा में मौजूद नहीं थे। जो शख्स मौजूद ही नहीं था उसका निलंबन करने का कारनामा मोदी सरकार ने आज कर दिखाया है। खैर, लेकिन इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे थे अपनी प्रतिक्रिया में, जरा उसको सुनते हैं। सबसे पहले जयराम रमेश को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ एक और नेताओं की बात भी सुनेंगे। और इस बीच आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं की बैठक, और ये लगातार होती है। उस बैठक में सब विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन 15 सांसदों को निलंबित किया जाना, उसमें से भी एक ऐसा सांसद जो मौजूद ही नहीं है सदन में, उसको भी निलंबित किया जाना, क्या ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में ही हो सकता है? चलिए, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जयराम रमेश ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं। सुनिए जरा। चल पाए हैं और एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहे।
तो इनकी डिमांड क्या है? आपने सुन लिया कि गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए और इस मसले पर अपनी बात रखें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से लेकर आज तक इस मसले पर एक शब्द कहीं भी, सोशल मीडिया पर फटाफट लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आजकल तो अखबारों की कतरने भी वो शेयर करते हैं, लेकिन इस मसले पर, जहां देश की सुरक्षा का मामला है, उस मसले पे देश की सुरक्षा का मामला हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां एक नहीं बल्कि चार शख्स, दो अंदर दो बाहर, और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मणिपुर के मसले पर नारेबाजी कर रहे हैं, तानाशाही के मसले पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस मामले पर गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। और अगर सांसद, विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के सांसद अगर वहां सदन में इस मांग को लेकर अपनी बात बुलंद करने की कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। यही बात तो यहां कह रहे हैं जयराम रमेश। लेकिन इसी मसले पर आरजेडी नेता प्रोफेसर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। सारी बातें लगभग रख दी हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें, तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, आपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। बड़ी बड़ी बात करने से कोई बड़ा नहीं होता, और देश चलाना हो तो गृह मंत्री को यहां सामने आना पड़ेगा और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो मांग है इंडिया गठबंधन की, उस मांग को पूरा करना होगा। खैर, अनुशासन के नाम पर दोस्तों इंडिया गठबंधन के सांसदों को तो अब पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है, लेकिन जिन प्रताप सिम्हा ने, जी हां नाम बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रताप सिम्हा, ये हैं मैसूर से बीजेपी के सांसद। उन्होंने चारों आरोपियों की एंट्री पास बनवाए थे। ये फोटो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं प्रताप सिम्हा साहब, और ये सांसद हैं, इन्होंने ही एंट्री पास बनवाई थी इन चारों आरोपियों के। उनके खिलाफ ना बीजेपी ने कोई कार्रवाई की है और ना ही लोकसभा अध्यक्ष ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। अंधेर नगरी शायद इसी को कहते हैं ना दोस्तों, अंधेर नगरी, आगे आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इंडिया इसी अंधेर नगरी में उम्मीद की रोशनी लाने की तैयारी में है। जब राहुल गांधी को संसद से निकाला गया था, आप याद कीजिए, तब भी पूरा विपक्ष साथ आया था। फिर महुआ मोइत्रा के पक्ष में सारे विपक्षी नेता एकजुट हो गए, और अब बीजेपी ने फिर से इंडिया को यह मौका दे दिया है कि वो आने वाले चुनावों से पहले नए सिरे से एकजुटता और मजबूती दिखाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए। आप इंडिया के लिए घमंडिया, इंडिया के लिए I.N.D.I.A, कभी इंडी अलायंस, ये तमाम बातें कह करके आपने इंडिया गठबंधन का प्रचार इतना कर दिया। मोदी तो ऐसे भी ब्रांड हैं, दूसरे जो लोग हैं वो मोदी नाम के ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, तो मोदी जी ने भी सोच लिया कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। चलिए, अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। बीजेपी का ये अलोकतांत्रिक रवैया जो काफी हद तक अत्याचार बन चुका है, अब सारे विपक्ष को यह संदेश दे रहा है कि उन्हें हर हाल में एक होना होगा, तभी इस अन्याय को रोका जा सकता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ये तमाम नेता, सारे नेता इस बात को समझ रहे हैं, और अभी 5 दिन बाद इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। तब संसद का यह मामला चर्चा के केंद्र में होगा, सेंटर पॉइंट में हो सकता है, और इंडिया अपनी नई रणनीति बनाकर बीजेपी को हटाने के लिए तैयार हो सकता है।
वैसे बीजेपी के लिए मुसीबतें अभी उसके वो दिग्गज भी बन सकते हैं जिन्हें सीएम यानी मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का सपना दिखाकर उस सपने को तोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह अपने बायो से, सोशल मीडिया पे जो ऊपर आप लिखते हैं ना वो बायो कहलाता है, तो जिस तरह उन्होंने अपने बायो से एक्स सीएम या पूर्व मुख्यमंत्री से पहले भाई और मामा लिख दिया है, उससे जाहिर है, ये आप देख लीजिए, भाई मामा, शिवराज सिंह चौहान भाई मामा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को ये भाईगिरी महंगी पड़ेगी। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया भी अगर शाही तेवर दिखाएं तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी आज एक शानदार ट्वीट शेयर किया है और उसमें भी उन्होंने बुआई की बात की है। बुआई, बोना, आप जानते हैं ना, कुछ दिन पहले रोपाई की चर्चा आपने खूब सुनी होगी। राहुल गांधी धान रोप के आए थे और धान काटने गए थे छत्तीसगढ़, रोपा था उन्होंने हरियाणा में, और आज चने बो रहे थे शिवराज सिंह चौहान। थोड़ी देर बाद चने बोते हुए वो तस्वीर भी आपको दिखा देंगे, और उसी बुआई की बात उधर कर रही थी किसी अलग रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये दोनों भी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों की तरफ से मुश्किलें आएंगी तो क्या रमन सिंह चुप बैठेंगे? और जब ये तीनों आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग क्या चुप बैठेंगे? तो बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष ने कैसा दांव चला है, इस पर चर्चा हम करेंगे। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि क्या विपक्ष के नए दांव और बीजेपी के अपने नेता उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बड़े सवालों के बीच अधीर रंजन चौधरी ने जो बातें कही हैं उसको भी सुन लेते हैं, फिर अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों के बीच आता हूं, उनसे परिचय करवाता हूं आपका। अधीर रंजन चौधरी, संसद में जो आज गतिरोध पैदा हुआ है कल से लेकर आज तक, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अधीर रंजन चौधरी। बहिष्कार हो गए आज, इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया। और ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगा। सर वही सब तो सुन रहे थे आप अधीर रंजन चौधरी को, और कह रहे हैं कि इसमें से एक आया ही नहीं। 14 की बात ये कर रहे हैं, बाद में खबर आई कि 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 15 हो या 14 हो, लेकिन एक सांसद जो आज था ही नहीं मौजूद, डीएमके का सांसद, डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तमिलनाडु में है और सरकार में दोनों एक साथ है तमिलनाडु में। और इससे पहले अभी आप तस्वीर देख रहे थे, जरा उस तस्वीर को फिर से ले आइए। ये गेहूं बोते हुए तस्वीर है। शिवराज सिंह चौहान बुआई कर रहे हैं, गेहूं माफी चाहूंगा, चने बो रहे हैं, चने बोते हुए जो तस्वीर है, ये भी अब इन्होंने कह दिया है कि मैं ऐसी ही बुआई करूंगा, तुम कितना काट सकते हो काटते रहो। तो क्या ये फसल काटने की बारी अब किसकी है? बहुत मजा आएगा दोस्तों। आने वाले समय में इन 3 राज्यों में सरकारें तो बन गई हैं बीजेपी की, लेकिन क्या बगावत के बिगुल फूंक दिए गए हैं? बहुत सारे सवाल। इन सवालों के बीच विपक्ष ने क्या दांव चला है और क्या दांव चल रहा है विपक्ष, और इसके साथ साथ कैसे एक ये तस्वीर भी आप देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, सम्मान और स्नेह, समाज में जितना बोओगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। समाज में जितना बोओगे, उधर वो बुआई कर रहे हैं चने की, ये कह रही हैं सम्मान और स्नेह। समाज में जितना सम्मान आपको मिलेगा, जितना स्नेह आपको मिलेगा, इसको जितना बांटोगे, बोओगे, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ये आज क्यों लिख रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, ये समझना होगा। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का आप देख रहे हैं कि वो मामा और भाई लिख रहे हैं मुख्यमंत्री से पहले, और उसके बाद बुआई इधर ये कर रहे हैं। ये सब क्या चीज के प्रतीक हैं?
शायद आप बहुत कुछ इसमें से समझ रहे होंगे, लेकिन आइए हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे पैनलिस्ट साथी, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं, उनके बीच चलते हैं और आप समझते हैं कि सम्मान और स्नेह क्या है। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में। और सम्मान और स्नेह से लेकर चने की बुआई और उसके आगे आप देखिए कि इधर निलंबन, देश की सुरक्षा की बात हो तो बात कहां पहुंच जाती है, और गृह मंत्री अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं और बात कहीं और तक, किस दिशा में बात जा रही है। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही। रविकांत जी, आपसे समझूं कि जो कुछ कल से लेकर आज तक हुआ, बहुत सारी हलचलें हैं, बहुत सारी, और आज से 4 दिन बाद इसी दिल्ली में बैठक है, 4 नहीं 5वें दिन 19 तारीख को बैठक है इंडिया गठबंधन की। शुरुआत में मैं कह रहा था कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की शायद कसम खा रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है, देश को मजबूत विपक्ष भी चाहिए। 2024 में बहुत मजा आने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव में बोगी बोगी करके तो ले गए 3 राज्य, लेकिन आगे क्या कुछ होगा, जरा उसकी जो तस्वीर है वो सामने रखने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, आपने अभी शिवराज सिंह चौहान को दिखाया, अभी तो वो चने बो रहे हैं, फरवरी में धनिया बोएंगे, चुनाव आने का वक्त है तो शिवराज सिंह जी उसके बाद धनिया बोने वाले हैं। और उसी तरह से वसुंधरा जी, और जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया। अभी शिवराज सिंह चौहान की उम्र क्या है? राजनीति में 64-65 साल कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मोदी जी के सामने कोई बीजेपी का 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये कैसे बर्दाश्त होगा? उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो उन्होंने किया, राजस्थान की बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता, और उनको किनारे कर दिया। और ये वो लोग नहीं हैं जो उतनी आसानी से सब कुछ भुला देंगे। तो ये आने वाले वक्त में इसकी भी आपको अनुगूंज सुनाई पड़ेगी जी। ये जो 3 राज्यों की आपने बात की कि बोगी बोगी करके जीत लिया, इसमें मोदी जी का श्रेय क्या है राजीव? ये तीनों राज्य आरएसएस के पुराने गढ़ हैं और उसमें बड़ा योगदान रहा, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का अपना, ओवर कॉन्फिडेंस बघेल साहब का अपना, और जो राजस्थान में था वो भी हमने देखा। तो विपक्ष जो था, माने बीजेपी के सामने, उसकी अपनी कुछ गलतियां, और उसी में आप कहते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लग गई तो वो जीत गए। दूसरा ये कि अगर इन्हीं राज्यों को आप देखें, तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन समीकरण और कुछ और कहते हैं। 2018 में ही नहीं कि जब कांग्रेस ने तीनों राज्य जीते थे तो बीजेपी ने फिर लोकसभा चुनाव जीता, उसके पहले भी 2013 में आप देख लीजिए, 2009 में देख लीजिए, 2004 में 3 में आप देख लीजिए, जिसने भी ये 3 राज्य जीते लोकसभा में वो चुनाव हारा। ये यहां का गणित है, और मैं कह रहा हूं ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये यहां के लोगों की अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ का इशारा है। और तीसरी बात कि इंडिया अलायंस में जो थोड़ा सा अभी शिथिलता आई थी, निश्चित तौर पर अब उसमें एक गतिशीलता बढ़ी है। 19 तारीख को बैठक है और नीतीश कुमार की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में वो बनारस में रैली करने जा रहे थे, जिसे स्थगित कर दिया है। वो फिर से रैली होगी, और ये उत्तर प्रदेश वो है जहां पिछली बार 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर सहयोगी दल मिला ले तो 64 सीटें जीती थी जी। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बेल्ट है वहां जयंत चौधरी, ये सब एक साथ आने के बाद ये उत्तर प्रदेश भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। भले ही आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो और नैरेटिव भले ही कुछ भी बनाया जा रहा हो, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आंकड़े तो ये कहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो जिसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता
और कांग्रेस पार्टी का एक तरह से पुनरोदय ये दिखाई पड़ रहा है। और 40% से ज्यादा वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, लोगों की चाहत वो दिख रही है। हाँ, अब वो चूंकि आपके पास सारा सिस्टम है, चुनाव आयोग से लेकर के मशीनों तक का खेल है, पैसा है, उसी में वोटर लिस्ट है, उसी में सारा खेल है, तो वो बीजेपी के पास है एक चीज, चुनावी मशीनरी आप कह लें उसको, लेकिन उसके बरक्स वो 20 करोड़ नौजवान भी हैं जो उम्मीद किए थे कि नौकरी मिलेगी। हर साल आपको 2-2 करोड़ देना था, 15 लाख आ रहे थे जेब में, किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी, और मिला क्या, झुंझुना लोगों को। तो वो जिस रथ पर सवार होना चाहते हैं मोदी जी, या मैं कहूं कि जिस नौका पर सवार होना चाहते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए, अब मंदिर का उद्घाटन करेंगे, वो हम चल देंगे, जिस बैतरणी को वो पार करना चाहते हैं, जिस नाव के जरिए, दरअसल उस नाव में छेद बहुत है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, और इधर दलितों आदिवासियों के उत्पीड़न का। इन छेदों के साथ में मोदी जी क्या बैतरणी पार कर पाएंगे 2024 की, इसको लेकर के हम सबको पूरा संदेह है। और बल्कि निश्चितता यह है कि इंडिया अलायंस अगर मजबूती के साथ लड़ता है तो नतीजे वही होंगे जो प्रमोद महाजन के समय इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था और नतीजे कुछ और आए थे, उसी तरह से आप 24 में देखिएगा। बिल्कुल, 2024 में बहुत कुछ हम अलग ढंग से देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी मजबूती के साथ आगे है, उसके 2 नमूने हमने देख लिए। पहला, राहुल गांधी को जब सदन से निकाला गया, संसद से निकाला गया था वो, और दूसरा हुआ मोइत्रा, और आज जो सदन में कल हुआ उसके बाद आज इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं को, 15 नेताओं को, सांसदों को बाहर कर दिया गया, जिसमें से 9 नेता कांग्रेस पार्टी, 9 सांसद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसमें से एक सांसद तो ऐसा है जो डीएमके से बिलोंग करता है, लेकिन वो आज थे ही नहीं सदन में और उनको भी निकाल बाहर कर दिया गया। आखिर क्या कुछ हो रहा है? क्या मोदी है तो मुमकिन है कि नारे यहां सदन के अंदर भी चल रहे हैं मजबूती के साथ में? बहुत सारे सवाल तो हैं ही, उन सवालों का जवाब यहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे तमाम साथी जो बने हुए हैं इस वक्त, पैनलिस्ट साथी आप देख ही रहे हैं, और धनंजय कुमार जी के पीछे चल रहा है न्यूज पॉइंट। धनंजय जी देख रहा हूं, जरा आपके पास ही आना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात धनंजय जी कि यहां से इंडिया अलायंस, क्योंकि देखिए अब आगे 2024 5 राज्यों के चुनाव में रिजल्ट कैसे रहा, क्या रहा, उसकी खूब समीक्षा हो गई, और साथ साथ ये समीक्षाएं भी हो गई कि आने वाले समय में इन तीनों राज्यों में जहां जहां मुख्यमंत्री जो पुराने इनके दिग्गज नेता थे उनको कैसे साइडलाइन कर दिया गया है। आज आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान, और वो भले प्रतिक्रिया कुछ ऐसी वैसी ना दे रहे हों, लेकिन जो कुछ भी वहां से सामने निकल करके बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डरावनी चीजें साबित हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच यहां दिल्ली में सत्ता के मद में चूर कह लें जो सरकार बैठी है, वो इतनी बड़ी घटना सदन के अंदर होती है उस पे चुप्पी साधे हुए है, और उस पर डिमांड अगर है विपक्ष का कि इस पर आप पहले अपनी बात आके रखिए कि ऐसा क्यों हुआ, गृह मंत्री जी आप आइए यहां सदन में, प्रधानमंत्री जी आप सदन में आइए, तो आप सांसदों को निकाल दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है धनंजय जी? क्या कुछ आप देखते हैं, और यहां से लोकतंत्र से लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती तक क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये दोनों गायब हैं। गायब इसलिए हैं कि जिम्मेदारी इनकी है या जिम्मेदारी उनकी है जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं जगह जगह। उनसे मतलब जो ईश्वर की बात करते हैं। एक नारा देखा होगा आपने ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम भी हैं, राम को लाने वाले भी हैं, फिर ये सुरक्षा में चूक कर ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? काहे की सुरक्षा की बात कर रहे हो भाई? जगत में जो है सब ईश्वर है। तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब जीवन मरण विधि के हाथ है तो इतनी सिक्योरिटी में क्यों परेशान हो? सिक्योरिटी के लिए तो उनको चिंता करनी चाहिए जो तर्क में बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। क्या नागरिकों की सुरक्षा की तनिक चिंता है? अगर चिंता होती तो मणिपुर पे इतना सब बवेला मचा था, कुछ तो बोलते। जाते प्रधानमंत्री वहां, तो
वोट के लिए भी नहीं जा सके, इतना भय खड़ा हो गया कि वोट के लिए भी नहीं जा सके। और उनके जो वहाँ पे साथी मुख्यमंत्री थे मिजोरम में, उन्होंने कह दिया कि आप आएंगे तो आपके साथ हम डायस पे बैठेंगे नहीं। तो ये बतलाता है कि ये तो न तो भगवान में बिलीव करते हैं और न ही ये लोकतंत्र में जो भगवान माना गया जनता जनार्दन, जनता में बिलीव करते हैं। इनको दोनों में से कहीं बिलीव नहीं है। इसलिए न वो संसद में इस बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई ये चूक कैसे हो गई, आपके सांसद ने ऐसा कैसे कर दिया। अगर यही काम कांग्रेस के सांसद ने किया होता, उसमें से 2 लड़के मुस्लिम होते, तो सोचिए क्या होता इस देश में। अभी मीडिया जो है वो किस तरह से चीख चिल्ला रहा होता और लगता कि जैसे देश में इतनी बड़ी आफत आ गई। जो संसद में हमला हुआ था उससे क्या सीखा, क्या सीखा। और आप देखिए कि आपने बड़ा सही कहा अपनी प्रस्तावना में कि जो रंगीन जो है, ये रंगीन ही है ना, रंगीन जो है छोड़े पटाखे भी नहीं थे, उससे इतना घबरा गए लोग, संसद में सब दौड़ने लगे। तो बतलाइए कि इतने लाखों किसान इस देश में जिन्होंने हत्या की, उनके लिए कभी चिंता हुई? जम्मू कश्मीर में इतने लोग मारे गए, कहां कहां कौन मारा गया, नौकरियों से किस किस को निकाला गया। आप फ्रस्ट्रेशन लेवल तो देखिए। आप सब जगह जब आवाज बंद कर दोगे तो ये रंगीन धुआं जो है किसी और काले धुएं में भी बदल सकता है, क्योंकि सब गांधी नहीं हो सकते, सब गांधी को मानने वाले भी नहीं हो सकते, कुछ भगत सिंह को मानने वाले भी होते। और ये जो रंगीन धुआं छोड़ा है वो भगत सिंह को मानने वाले हैं। वो आपको उन्होंने चेताया है कि देश की नागरिकों की चिंता कीजिए। आप जो 5 किलो अनाज देकर के आप लग रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, संभलिए, संकल्प लीजिए कि संकल्प आप अभी क्या गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं कि जो है मोदी ने गारंटी दी थी। कौन सी गारंटी दी थी? आप गारंटी दी थी आपने, उन गारंटियों का क्या हुआ? तो मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष को इकट्ठा होना है और ये जो राम नाम का जो ये माला जप रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राम को बदनाम कर रहे हैं। गलती आप करो और सजा जो है राम को मिले, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राम तो कण कण में है। आप अयोध्या में राम को प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, क्या राम में प्राण नहीं है? क्या आप प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे? तो ये ढोंगी लोग हैं, न भगवान को मानते हैं न इंसान को मानते हैं, सिर्फ अपनी छाती दिखाते हैं जिस छाती में दम नहीं है। और एक आखिरी बात मैं ये कहूं कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो अगर कमर कस ले, जो गलतियां पिछले दिनों हुई उसको भूल करके फिर से अगर कमर कस ले तो 40% जो है वो 64% हो सकता है। और 64% वोट का मतलब होता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी बिल्कुल, 64%, 40 और उधर हो जाए 64% बीजेपी का फिर सुपड़ा साफ हो सकता है। और बहुत सारी बातें यहां रख रहे थे धनंजय कुमार जी, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ यहां दिखाई देता है। जरा आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। संजय जी, कैसे देखते हैं आप, और खासकर विपक्ष ने चल दिया बड़ा दांव, हम यहां लिख भी रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग मसलों पर जब ऐसा मौका आया, विपक्ष को हम लोगों ने एकजुट देखा, और वही यहां और सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। और चूंकि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है, उससे पहले ये एकजुटता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जो एक तल्खी दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, या कुछ ऐसी तल्खियों की बातें खूब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया या कह लें मीडिया के एक धड़े में दिखाने की कोशिश हो रही थी, उससे इतर एक अलग आवाज बुलंद होते हुए कल से सुनाई दे रही है। उससे पहले हमने देखा महुआ मोइत्रा को जब बाहर किया गया सदन से, तब भी वैसी आवाज बुलंद हो रही थी। कैसे देखा जाए, और यहां से क्या लगता है, जो शुरुआत में कह रहा था कि मोदी जी खुद चाहते हैं कि इंडिया मजबूत हो जाए, अब बहुत हो गया, अब आप संभालो, हम तो चले झोला उठा के। संजय जी, ऐसा नहीं है। मोदी जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि सत्ता उनके हाथ से जाए, क्योंकि उनको अपना भविष्य पता है। और ठीक है कि राहुल गांधी उनको जेल ना भेजे और शायद बदले की कार्रवाई नहीं करें, लेकिन उन्होंने इतने लोगों से पंगा लिया है कि उनका भविष्य तय है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो कोई भी कारण है
कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो जो उन्होंने किया है उस मामले की जांच वांच नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ वो ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो वोलेंट है और उनको भी डर नहीं को लगता ही नहीं रहे हैं, तो वो ये सब कर रहे हो सकते हैं। और जिसको मैं कहता हूं कि ये विश्वास कहां से आता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी को हार का डर नहीं है। उनको बाकायदा हार का डर है और सारी परेशानी इसीलिए है कि वो घालमेल हो गया है। उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन और उनका पॉलिटिकल डर दोनों का घालमेल हो गया है, जिसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। और उस दोनों के साथ बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल उनके दुश्मन या इंटरनल उनके विरोधी, ये सारी चीजें कि वो अगर एक पॉलिटिकल चाल चलते हैं तो बीजेपी में लोगों को नाराज करते हैं। अगर बीजेपी में लोगों को नाराज करते हैं तो लगता है कि अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है। अगर अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखते हैं, और सब दिखाते हैं तो वो विरोध हो जाता है कि तानाशाही बंद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दो लड़के संसद में लोकसभा में ऊपर दर्शक दीर्घा से कूद सकते थे, ये नया संसद बना है और ये सब उसमें लैप्स था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इन लोगों ने देखा और ये सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए और इन्होंने अपनी बात रखी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज के किसी भी अखबार में मैंने जितने अखबार देखे, किसी भी अखबार में ये शीर्षक नहीं है या प्रमुखता से नहीं कहा गया है कि इनका नारा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही इस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बुराई है और बिल्कुल सरकार तानाशाही अंदाज में काम कर रही है। और अभी तक ही नहीं, कल की घटना के बाद भी जो काम हो रहा है वो तानाशाही अंदाज में हो रहा है, लेकिन तानाशाही मुद्दा ही नहीं है। तो इन लड़कों ने अगर कुछ किया है तो वो ये किया है कि देश को, जनता को, विपक्ष को, सबको बताया है कि यह सरकार कैसे तानाशाही ढंग से काम कर रही है। और चूंकि खबर नहीं छपी तो लोगों को यह भी बता दिया कि उसको कैसे इग्नोर किया जा रहा है या उस पर कैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। और विरोध कितना जरूरी है वो उन्होंने अपने लिए रिस्क लेकर बता दिया। तो ये सारा कुछ, और इसके अलावा जिस ढंग से वो संसद में पहुंचा और जिस ढंग से सांसदों ने उनकी पिटाई की, मुझे लगता है कि सांसदों का ये कोई काम ही नहीं था कि वो उसकी पिटाई करती। कायदे से सांसदों का काम तो था कि उसको बैठाते, पूछते कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुम क्यों आए हो, ऐसा विरोध क्यों कर रहे हो। पिटाई करना, कार्रवाई करना पुलिस का काम था, सांसद का काम नहीं था। वो संसद में अपनी बात रखने आए थे, सही तरीके से या गलत तरीके से, लेकिन जब आ गए थे तो सांसद का काम नहीं था कि उसकी पिटाई करते, उसके लिए सुरक्षा बल वाले लोग थे, सुरक्षा बल के लोग थे। तो सांसदों ने उसकी जिस ढंग से पिटाई की, उससे पूरा लग रहा है कि विरोध की गुंजाइश ही नहीं है। सड़क में विरोध नहीं कर सकते, पुलिस पिटती है, शिक्षक हो, छात्र हो, किसी को भी बहुत बुरी तरह पिटाई होती है, तो सड़क पे विरोध बंद है। विरोध का हर तरीका, हर उपाय विरोध का कुचल दिया गया है। किसी भी तरीके से आप विरोध नहीं कर सकते, आजकल कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर इन लड़कों ने विरोध का ये तरीका चुना और वहां तक पहुंच गए थे तो उसको उस ढंग से देखा जाना चाहिए था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगता कि वो गलत बोल रहे हैं या वो तानाशाही का मामला नहीं है और उनकी समझ गलत है। लेकिन कल जो हुआ उससे साबित हो गया कि उनका ये कहना सही था कि तानाशाही चल रही है और तानाशाही नहीं चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भी हो उसको तो हटा नहीं पड़ेगा, अभी नहीं हटे, अगले चुनाव में हटे, जैसे भी हटे, या सरकार को ठीक कर दिया जाए विभिन्न तरीकों से, वो अपनी जगह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अति हो गई थी सरकार की मनमानी की या तानाशाही रुख की, और इसलिए इन लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा। और अगर ये पॉलिटिकल नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है और ये अपने आप इन चार लड़कों की ताकत है, तो समझना चाहिए कि देश में कितना गुस्सा है। खासकर इसलिए कि ये चारों चार राज्य से आते हैं और चारों डबल इंजन वाले, तीन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। चौथा कर्नाटक का है और कर्नाटक में भी अभी हाल तक बीजेपी की सरकार थी। तो अगर इन राज्यों में रहने वाले लोगों को लग रहा है जहां बीजेपी की सरकार है कि वहां देश में तानाशाही चल रही है, तो ये सब देखने बताने की बात है और सरकार को ये सब देखना सुनना चाहिए। और सरकार नहीं सुन रही है तो संघ परिवार को देखना चाहिए, और अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। दूसरी तरफ बेशक इससे कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन मजबूत होगा। कांग्रेस गठबंधन के प्रति जो रवैया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विपक्ष का, सत्तारूढ़ दल का,
वो अपने बहुत ही खराब है और कोई भी डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला कोई भी आदमी उसको पसंद नहीं करेगा और कोई भी कहेगा कि ये रवैया ठीक नहीं है। और जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए पक्ष विपक्ष के लिए वो नहीं है, तो वो सब दिखाई दे रहा है और सबको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम के बाद ऐसा होना ये बताना है कि ठीक है कि आप चुनाव में जूझ गए लेकिन नाराजगी तो है, और ये नाराजगी बताने का बहुत अच्छा तरीका था। और इसको अगर गंभीरता से नहीं लेना था तो इस ढंग से हल्के ढंग से लेकर जो सुरक्षा गार्ड जिसने उसकी सिक्योरिटी फिजिकल जांच की थी उसको हटा करके काम खत्म किया जा सकता था और कहा जा सकता था कि हम इसको ऐसे लेते हैं और हल्के ढंग से निपटाया जा सकता था, जिसमें सरकार बहुत गंभीर और बहुत बड़प्पन दिखाती। तो सरकार चूंकि पॉलिटिकली भी, मुझे नहीं लगता कि सरकार पॉलिटिकली बहुत कैपेबल है और इस तरह से सोच समझ कर निर्णय लेती है, और उसका कारण वही है कि एक आदमी कितना कुछ कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ एक ही आदमी करता है, इसलिए इस तरह की गलतियां होती है। वरना सोच समझकर इसको कायदे से निपटाया जा सकता था और लगता कि हाँ सरकार बहुत सेंसिटिव है और सरकार ध्यान दे रही है, चूंकि वो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल 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 आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। यहां से जो कुछ कल हुआ उसके बाद जो एकजुटता दिखाई दे रही है विपक्ष में, और ये एकजुटता विपक्ष की बैठक से पहले, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जो कुछ दिखाई दे रहा है, कितनी मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? कैसी संजीवनी, अगर इसको माना जा सकता है क्या कि बैठक से पहले एक संजीवनी है और इसकी जरूरत थी शायद बैठक से पहले, 19 तारीख को जो बैठक होने वाली है, और ये बहुत दूर तक जाएगी। ये मजबूती शायद जब बैठक होगी तो बहुत अलग ढंग से दिखाई देगी, ऐसा माना जाए क्या? राजू जी देखिए, ये जो घटना हुई है संसद की, वहीं से हम शुरू करते हैं और इसका सीधा सीधा संबंध जो है आने वाले समय की जो घटनाक्रम होने जा रहा है उसके साथ है। पहली बात तो ये है कि ये जो घटना है इसको मैं राजनीतिक नहीं मानता, ये समाज शास्त्रियों के अध्ययन का विषय है कि कैसे 4 बच्चे 6 बच्चे जो हैं जिनके पीछे न तो अब तक जो साबित हुआ है न तो कोई उनके पीछे संगठन है ऐसा कोई बहुत बड़ा, लेकिन वो संसद भवन के अंदर तक जाने की हिम्मत करते हैं। आप याद कीजिए 2006 में एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी, उसका नाम था रंग दे बसंती। उसमें यही दिखाया गया है कि कुछ नौजवान जो हैं एक पुराने फिल्मों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की फिल्में बनाते बनाते वो खुद भी उसी से प्रेरित हो जाते हैं और अंततः वो जाके ऑल इंडिया रेडियो पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हालांकि उनको मार दिया जाता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें अपनी बात कहनी थी, इसलिए हमने जो है यहाँ तक ये जो दुस्साहस का जो काम किया है हम यहाँ तक पहुंचे और हम देश को बताना चाहते हैं कि देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। इसको लगभग उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब इस सरकार के साथ निरंकुशता और निष्ठुरता दोनों के बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। आप याद कीजिए किस तरीके से शाहीन बाग आंदोलन को दबाया गया, किस प्रकार से नागरिकता कानून लाया गया और उसके नाम से जो एक खास वर्ग के लोग थे, विशेषकर अल्पसंख्यकों को पूरी तरीके से तबाह करने की उनकी योजना थी। फिर उसके बाद किसान आंदोलन के बाद आप देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से युवाओं का, छात्रों का भी दमन हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने पिछले कुछ समय से सामने आई हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा था, देखिए होता यह है मजेदार बात कि जो निरंकुश होता है या जो तानाशाह होता है, अब इसको इस शब्द का इस्तेमाल करने से हमको बहुत ज्यादा परहेज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यही शब्द उस महिला ने भी नारेबाजी करते हुए इसका इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं। निरंकुश शासक को ये लगता है कि शायद मेरी बात जो है और मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि मेरे खिलाफ कोई विरोध हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता दुनिया भर में जहां जहां परिवर्तन हुए हैं वहां पे कितना भी कठोर तानाशाह हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों के बीच सुलगता रहता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसके बारे में लोगों को ऊपर से नजर नहीं आता, लेकिन भीतर ही भीतर से बहुत सारी चीजें जो है खदबदाती रहती है। वो जो लड़की है नीलम नाम की, हिसार की, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है बताया जाता है। वो शायद उसने कुछ एमफिल वगैरह भी किया है, 2-3 डिग्रियां भी ली है, उसने शायद नेट भी क्लियर किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास जॉब नहीं है। अब देखिए इसमें कहाँ मोदी दोषी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तेलंगाना में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो एक महिला जो थी, लड़की जो थी, महिला क्या थी, लड़की थी, वो चढ़ गई थी टावर पर, इलेक्ट्रिक टावर पर, और उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से मोदी जी ने उसको टैकल करने की कोशिश की और कहा कि बेटे तुम नीचे आओ, मैं तुमसे बात करूंगा, फला ढेकान जो भी है। लेकिन बात क्या हुई, उसके बाद क्या उस लड़की से दोबारा संपर्क हो सका? कभी नहीं किया गया। अगर कोई भी संवेदनशील शासक होता तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले उस लड़की से मिलता,
गांधी जी का आपको याद होगा, आश्रम में बड़ी बड़ी राजनीतिक चर्चाएं छोड़ के वो बकरी की टांग को अगर चोट लग जाती थी तो पहले उसको संभालने जाते थे। उनके सामने छोटी छोटी बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो निरंकुश और तानाशाह और निष्ठुर किस्म के जो शासक होते हैं वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अब हम कल से इंतजार कर रहे थे कि कब मोदी इस विषय पर बात करें। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, माफ करें, इसी सत्र के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि पराजय का गुस्सा यहां न निकालिए और आप सार्थक चर्चा कीजिए। शासन के अंदर कोई भी कमियां होती हैं तो आप हमको बताइए, हम उसे दूर करेंगे। तो यही तो बताने जा रहे हैं कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। तो उस पर पीयूष गोयल ने बयान दिया है कि इस पर विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। भाई, अगर सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तो वो अपनी जान की भी परवाह कर रहे हैं। आखिर वहां पर कौन बैठे हैं? सांसद ही तो बैठे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था में अगर कमी है, हम ये कहते हैं, तो किसकी जान को खतरा है? सांसदों की जान को खतरा है। तो वो अगर बात उठाते हैं तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? मतलब हफ्ता भर भी नहीं हुआ उस बात को मोदी जी को कहे हुए कि आप सार्थक चर्चा कीजिए, सकारात्मक होइए। तो अगर इतनी बड़ी घटना होती है उसको नहीं लाया जाता। अब हो यह रहा है कि इस मामले को लेकर लोग जान गए हैं और जो गठबंधन है जिसपे निश्चित रूप से अभी और इसलिए तेजी आएगी क्योंकि अब इन नेताओं को यह भी पता चल गया है कि हम केवल राजनीतिक दल ही इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, जनता भी इकट्ठी हो रही है। याद कीजिए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है युवाओं ने की थी। गुजरात के उन लोगों ने की थी जहां बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। वहां से फिर वो मामला जो है पटना तक पहुंचा, रामलीला मैदान में उसे बहुत बड़ा जब ये हुआ सभा हुई तो उसमें युवा ही लोग ज्यादा थे। संपूर्ण क्रांति तो उनके बल पर ही की गई थी। तो यहाँ भी देखिए, ये जो 4 अनाम जो लोग हैं या बहुत ही अब जिनके बारे में लोगों को पता चला है, अगर ये लोग संसद के अंदर घुसकर ये करते हैं तो सरकार को इस पर एक सामाजिक अध्ययन करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि 4 भोले भाले बच्चे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी ऐसे बड़े संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो आतंकवादी नहीं है, अगर वो आकर आपसे अपनी बात करना चाहते हैं तो आप उनको बैठाइए, उनसे बात कीजिए। मतलब आप पश्चिम में जाइए तो ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़की जो है, जब वो ओबामा से बात करती है दुनिया में जलवायु परिवर्तन पे, तो ओबामा उसको ध्यान से सुनते हैं जी। नेहरू जी जब जाया करते थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात को ध्यान से सुना करते थे। आप इतने बड़े शासक हो गए, आप इतने ज्ञानवान हो गए, आपको सारी दुनिया का पता है कि आप लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, तो आखिर फिर युवा क्या करे? युवा को जाना पड़ेगा। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम ये अक्सर मानते हैं कि भाई ये तरीका बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका किसी पर आक्रमण करने का इरादा नहीं था, लेकिन अपने आप को खतरे में डाल रहे थे। ये बड़े कलंक की बात हो जाती है। अगर बच्चा गिर जाता और लड़का ऊपर से सर के बल गिर जाता, अगर वो वहां पे मर जाता, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती, कि हम सब के लिए बहुत शर्म की बात होती है कि एक युवा को अपनी बात कहने के लिए अपनी जान देनी पड़ रही है। इससे खराब बात कोई और हो नहीं सकती थी। इस मामले पे तो सरकार को बात करनी चाहिए, सारे देश के सारे युवाओं को संबोधित करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मन की बातें में वो क्या क्या बोलते हैं मोदी जी को बताना चाहिए इस बात को लेके। आखिर आप ही ने युवा दिवस भी मनाना शुरू किया है विवेकानंद की इसमें स्थिति में, तो आप युवाओं से बात कीजिए। और ये बहुत ज्वलंत समस्या है। देखिए, उन्होंने जो बातें कही, अंतिम बात मैं कहूंगा कि अंदर जो धुआं फैला, जो लड़के कूदे, उसका जवाब भी मोदी को देना है। और संसद के बाहर जो उन्होंने नारे लगाए वो भी मोदी और शाह को ही इंगित थे, उसका भी जवाब मोदी को ही देना है कि अगर एक युवा महिला नारा लगा रही है कि तानाशाही खत्म हो, तो आप जानिए जनता तक के पैगाम पहुंच गया कि आप तानाशाह हैं, आप निरंकुश हैं और आपको अपनी छवि को सुधारे जाने की जरूरत है और देश के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। राजीव जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 पहलू यहाँ पे है, 2 बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो आप यहाँ रख रहे हैं, उसको हम भी यहाँ खुले तौर पे कह देना चाहते हैं। एक, जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ, इन युवाओं ने जो कुछ किया वो गलती है और उसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी उस दिन जिस दिन 13 दिसंबर 2001 की बरसी थी, यानी उसी सदन के अंदर, उसी सदन संसद पर हमले में 9 जवान वहां के कर्मी मारे गए थे और शहादत दिवस कल। और उस दिन अगर आप विरोध प्रदर्शन के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल करते हैं तो ये सरासर गलत है और इसमें आपको माफी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहां देश के चुनिंदा लोग बैठे हैं। पहली बात।
लेकिन दूसरी बात, सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जिन सवालों की तरफ इशारा हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी कर रहे थे, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने भी खुलकर किया, वो बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है। बात महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इन युवाओं को ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी। आखिर इन युवाओं ने ये अपनी जान को जोखिम में रखकर ये काम करने की कोशिश क्यों की। उनका मकसद किसी को मारना, बंधक बनाना नहीं था। उनका मकसद अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना था। अगर ये दूसरे पहलू को देखा जाए तो यहां सरकार को जवाब देना चाहिए, सोचना चाहिए। और याद कीजिए कि प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र कल भी मैंने किया था, अभी अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कर रहे थे और तिबारा मैं फिर से कर दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भाषण दे रहे हैं, उनके सामने एक बिजली के खंबे पर चढ़ जाती है एक लड़की और प्रधानमंत्री को अपने भाषण में चुप रहना पड़ता है, कहना पड़ता है कि उतर जाओ बेटा वहां से, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेकिन वो वहां भी कह रही थी कि रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी के कारण हम यहां तक चढ़ आए हैं और अपनी आवाज यहां उठा रहे हैं। ये जो बातें कर रहे थे वो लड़की जो कह रही थी, क्या उसके बाद जो सवाल यहां उठा रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या उसके बाद भी सुनी गई उसकी बात? बेरोजगारी का आलम आप लोग देख रहे हैं। उसी सदन के थोड़ी दूरी पर 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर महिला पहलवानों के साथ जो कुछ किया गया था वो भी आपने देखा। तो बहुत कुछ आपने देखा है पिछले दिनों, इसलिए भी दो पैरेलल सवाल चल रहे हैं। एक सवाल ये, और उसको लेकर के कोई यहां दो राय नहीं हो सकती कि उन लोगों ने जो कुछ किया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उसकी खोजबीन करनी चाहिए, छान करनी, जो कुछ भी हो, जांच होनी चाहिए, सब कुछ, और अभी हो भी रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर सवाल सरकार के तरफ उठते हैं। उन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। अब तीसरी बात कि जब विपक्ष इस पर बात करने के लिए सत्ता पक्ष को, मोदी जी को और खासकर देश के गृह मंत्री को बुला रहा है, तो देश के इन तमाम वरिष्ठ सांसदों को सदन से पूरे इस सत्र के लिए बाहर कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? सवाल तो बहुत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं और यहां से जो बातें हैं इस पर खूब चर्चा हो गई। प्रेम कुमार जी, जरा इससे बाहर निकल करके और दूसरी बात की तरफ मैं इस चर्चा को लेकर जाना चाहता हूं, जो लिख भी रहा हूं। विपक्ष ने चल दिया बड़ा दांव, और यहां इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जो भी कर लें, 3 राज्य जीत के तो आ गए, लेकिन 2 राज्य हारे भी हैं। उसकी चर्चा कम हो रही है। 2 राज्य में, एक तेलंगाना और दूसरा मिजोरम। और मिजोरम की स्थिति ऐसी है कि मिजोरम ही नहीं हारे हैं, बल्कि पूर्वोत्तर का दरवाजा ये मानिए कि अब लगभग बंद हो चुका है। ये आने वाला चुनाव बताएगा। हालांकि हमारे तमाम साथी बार बार कहते हैं कि राजीव जी ईवीएम पे बात किया करो, तो ईवीएम को किनारे रख के ये बात कह रहा हूं। ईवीएम की बात करूंगा तो बात दूसरी आएगी, जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी की जीत ही दिखाई देगी। लेकिन यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र जिंदा है, उस आधार पर चर्चा कर रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की एकजुटता जो है वो यहां दिखाई दे रही है? 2 घटनाक्रम, और इसी सत्र में एक महुआ मोइत्रा को बाहर निकालना और दूसरा इस घटनाक्रम के बाद, यानी सदन के अंदर जो कुछ कल हुआ है उसके बाद आज बहुत ही मजबूती के साथ विपक्ष इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। यहां से कितनी मजबूती के साथ 19 तारीख की बैठक और उसके आगे की रणनीतियों को आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी। राजीव जी, संसद में जो घटनाएं घट रही हैं, खास करके जो निकाला गया है विपक्ष के सांसदों को, और वो जिस मुद्दे पर निकाला गया है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो दरअसल एक ऐसी आपदा में अवसर खोजना सरकार होती। तो ये जो घटना, जैसे संसद की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो बात है, यहाँ जरूर सारे पैनलिस्टों ने बात कर ली होगी, लेकिन मैं भी यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये घटना जितनी बड़ी चूक है, जितनी बड़ी लापरवाही है, सुरक्षा में सेंध है, ये संसद पर हमला है, ये बेरोजगारी का सवाल है, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर हुआ है। क्या हुआ है इस पर, इस घटना का मतलब
और उस पर हमारी प्रक्रिया सब कुछ निर्भर है। अगर ये गुरुवंश पन्नू के इशारे पर ये घटना घटी है तो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही है, कट रही है। एक बार रिकनेक्ट करेंगे क्या आप? प्लीज रिकनेक्ट कीजिए, तब तक मैं आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। और आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जरा आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुनना भी चाहता हूं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, इसी पे आपका क्या कहना, विपक्ष की रणनीतियों पर जरा चर्चा कीजिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष की रणनीति तो मोदी जी ने तैयार कर दी है खुद ही। इस सरकार ने जो है वो पूरी रणनीति विपक्ष की तैयार कर दी है, और रणनीति विपक्ष की जो है वो सरकार ही तय कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से आज सदन में घटनाएं हुई हैं राजीव जी, वो सब स्पष्ट इशारा करती हैं कि ये सरकार जो है, या कहिए कि आसंदी पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग जो है ये सब तय कर रहे हैं कि विपक्ष जो है किस तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति जो है वो मजबूत तरीके से बनाए। क्योंकि आप देखिए कि आज जो खबरें आ रही हैं उसमें दो खबरें राजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी, उन्होंने सदन में कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, मेरी है, यानी उनकी है, लोकसभा स्पीकर की। दूसरा एक खबर मैं देख रहा हूं, वो पता नहीं वो पुष्ट खबर है कि नहीं है, या अखबार ने अपनी ही गढ़ दी है खबर कि प्रधानमंत्री ने सुबह कैबिनेट के मंत्रियों से फोन पे बातचीत की और कहा कि हमको राजनीति में नहीं पड़ना है, और ये सुरक्षा में गंभीर चूक का मसला है, इसको गंभीरता से लें। भाई, अगर ये गंभीरता से लिए जाने का मसला है तो प्रधानमंत्री इतने गंभीर मसले पर सदन में क्यों नहीं मौजूद है? ना कल मौजूद हुए, ना आज मौजूद हुए। तो ये तो सरकार पे सवाल है ना। गृह मंत्री भी मौजूद नहीं है सदन के अंदर, ना कल मौजूद है, ना आज मौजूद है। और अगर ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, तो ओम बिरला साहब स्वीकार करें कि ये उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो जिस आधार पे आपने महुआ मोहित्रा की सदस्यता छीन ली संसद की, तो उस आधार पे आपकी भी सदस्यता भी छीन ली जानी चाहिए, क्योंकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। सुरक्षा में सेंध लगी है, वहां तो पासवर्ड में से दिया था उन्होंने केवल किसी को कि वहां से भाई खोल लो और उसको अपलोड कर दो हमारे सवाल। यहाँ लोग पास लेकर के आ गए हैं। और आज यही तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि भाई आपने हमारे जो है, हमारे सांसद तो आपने जो थे वो निलंबित कर दिए, और जिस सांसद के उस पे आए हैं वो विजिटर पास पे, वो अभी तक संसद के अंदर मौजूद है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पूछताछ भी उस पर नहीं हो रही है। दूसरा राजीव जी, खबर ये आ रही है कि जो कर्नाटक की कांग्रेस है, मैसूर की कांग्रेस है, उसके प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि ये जो एक उसमें से एक व्यक्ति है मनोरंजन, वो तो इन प्रताप सिम्हा का सोशल मीडिया IT सेल संभालता था और लगातार उनके साथ बैठकें होती थी। अभी पता नहीं कितने आरोप सही है या गलत है, ये तो जब जांच होगी तब सब चीजें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने खुद ही जो है ये मौका मुहैया करा दिया है विपक्ष को कि विपक्ष इस पे एकजुट होकर के सरकार के ऊपर हमलावर हो। चूंकि 19 तारीख को बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, उससे पहले आप जो है 15 सांसदों को निकाल के आप संसद से बाहर कर दे सवाल पूछने पे। अरे भाई, संसद के अंदर अगर सांसद सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर के पूछेगा? ओम बिरला साहब जो इसका जवाब दे दें और जगदीप धनखड़ साहब इसका जवाब दे दें कि चुना हुआ सांसद जो है, जिसको जनता चुन करके भेज रही है, देश की जनता चुन करके भेज रही है, वो सवाल पूछने के लिए तो संसद में जा रही है। संसद बनी किस लिए है? गिल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी बनी है, छाती पीट के एक अकेला सब पे भारी करने के लिए थोड़ी बनी है। संसद इसलिए बनी है कि सांसद जब वहां जाए तो देश के सवाल, जनता के सवाल सरकार से पूछे, सरकार जो है उसके जवाब दे, वहां नीतियां तय हो। तो सांसद जो अपना वहां काम कर रहे हैं वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं ना, जिसके लिए जनता ने उनको चुन के भेजा है। अगर सुरक्षा में चूक हो रही है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये सिर्फ संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ थोड़ी है, ये सिर्फ सांसदों की सुरक्षा का मसला नहीं है। इस देश को जो संसद चलाती है उसके साथ अगर इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उसकी सुरक्षा के, तो देश कहां सुरक्षित है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि इस पे अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार को इसके जवाब देने चाहिए, सरकार को अंदर आना चाहिए सदन में। आप भाग क्यों रहे चर्चा से? मतलब ये मुझे लगता है 70 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो हर सवाल से भागती, किसी भी सवाल पे कोई जवाब नहीं देना है। और आसंदी में बैठे हुए लोग जो कह रहे थे वो सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो भाई आपकी जिम्मेदारी तो आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए, फिर अपने लिए सजा तय कीजिए। फिर आप जैसे दूसरों के लिए सजा तय करते हैं, जैसे जगदीप धनखड़ साहब आज आग बबूला होकर के खड़े हो गए और मिस्टर गिरे गुप्राहीन आप निकलिए, तुरंत निकलिए, मतलब उनका जो पोस्चर है, जो उनकी भाव भंगिमा है राजीव जी, वो बड़ी देखने लायक है उपराष्ट्रपति जी की।
इस भाव भंगिमा में वो डेरेक ओब्रायन को बाहर कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, सरकार जो हमारी आसंदी पे बैठे हुए वो तो माननीय है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाएं और निष्पक्ष भाव से, ना सरकार की तरफ ना विपक्ष की तरफ किसी तरफ बात ना करके दोनों ही पक्षों की बात सुने और चर्चा हो, वहां एक विधि सम्मत चर्चा हो, एक अच्छी चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो, जिसके लिए हमारी संसद जानी जाती थी। सारी दुनिया से लोग हमारी संसद को देखने के लिए आया करते थे, यहाँ की चर्चा सुनने के लिए आया करते थे। जब सदन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, रवि रे जैसे लोग जब हुआ करते थे, भूपेश गुप्ता हुआ करते थे, तो लोग आते थे बाहर से देखने के लिए कि भारत की संसद किस तरीके से काम करती है। तो अगर आप ये मौका मुहैया करा रहे हैं विपक्ष को, तो जाहिर बात है विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। और मुझे लगता है राजीव जी, ये सुरक्षा में गंभीर चूक का मसला है, और जिस तरीके से छाती ठोक ठोक के कहा गया था कि एक अकेला सब पे भारी और घर में घुस के मारते हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसने सबकी पोल खोल करके रख दी है। और निश्चित तौर पर ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक मजबूती का मसला बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन के अंदर सांसदों को निकाला गया है, यह अब एक बड़ा जो है, मुझे लगता है कि चुंबक का काम जो है इंडिया गठबंधन के लिए, और भी हो सकता है इसमें अध्यक्ष जुड़े इंडिया गठबंधन के साथ में, उनके लिए काम करेगा। जी, चुंबक की तरह काम करेगा। ऐसी घटनाएं जो एक तरफ महुआ मोइत्रा, उनको बाहर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपना पासवर्ड किसी और को दे देती हैं। कितनों के पासवर्ड किसके पास हैं, ये जब इसकी जांच होगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि कितने सांसद खुद सवाल अपलोड करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। छोड़िए इन बातों को, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिन्होंने पास उपलब्ध करवाए, प्रताप सिम्हा मैसूर के सांसद, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या पूछताछ वैसी हुई है, इसको भी छोड़ दें। सवाल ये है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन क्या अपनी मजबूती को, अपनी गांठ को और मजबूत कर पा रहा है? प्रेम कुमार जी अपनी बात रख रहे थे, इसी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। जी राजीव जी, ये जो पूरा सुरक्षा में सेंध का मसला है कि ये जितना ज्यादा हम इसकी गंभीरता को बताते हैं कि दो युवक जो कूदे संसद में, ये इसको हम जितना बड़ा बनाएंगे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, यानी रिस्पॉन्सिबल लोगों की ओर से लापरवाही भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये छोटी घटना है तो भी अकाउंटेबिलिटी छोटी है, अगर ये बड़ी घटना है तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी है। अगर गुरपवंत सिंह पन्नू के वीडियो जारी करने के बाद उसका कहीं इसमें लिंक है, तो इसका मतलब देश की सिक्योरिटी पर खतरा है। तब तो गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है कोई विदेशी हमारे संसद में सेंधमारी करा दे रहा है, ये है। इसके अलावा ये घटना अगर सिर्फ बेरोजगारों का प्रदर्शन है, एक तरीका है दिखाने का, तब भी इस सरकार के लिए एक आईना दिखाने के समान है कि बेरोजगारों ने आपको बताया है कि हमारे मुद्दे पर ध्यान दीजिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुरपवंत सिंह पन्नू ने चैलेंज देकर के जो कहा था कि संसद की नींव हिला देंगे, उसके बाद अलर्ट घोषित था, संसद में सुरक्षा कड़ी थी, स्पीकर ने भरोसा दिया था। इन सब पृष्ठभूमि में अगर सुबह में ट्रिब्यूट देते हैं, संसद की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों को, शहीदों को ट्रिब्यूट देते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद चले जाते हैं मध्य प्रदेश में ओथ सेरेमनी मनाने, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को कम से कम जवाब देना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति क्यों नहीं मौजूद था। और तब भी जब घटना की खबर आ गई, तब ये दूसरे वेन्यू पर चले गए ओथ सेरेमनी कराने, तब भी एक कम से कम इमीडिएटली संसद में आना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, संसद पर का मामला है, बड़ा मामला है। ये पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इस्तीफा उधर होना चाहिए था। तो ये ध्यान भटकाने के लिए विदेशी विपक्षी सांसदों को ये संसद से निकालने का काम कर रहे हैं। विपक्ष अपने सांसदों की बचाने की लड़ाई में लग जाए, और उनका जो बड़ा मुद्दा इस्तीफा मांगना चाहिए, इस इधर से ध्यान हट जाए, बट जाए। इसके अलावा जो लोग संसद में घुसे, उनके लिए चलिए महापंचायत हो रही है, भाई एक लड़की, उसके लिए महापंचायत। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि कोई किसी के पक्ष में बोले, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछता हूं
कि भाई अगर वो लड़की परवीन शेख होती तो क्या महापंचायत हो रही होती? क्या वो लड़का कोई मुसलमान होता तो क्या कोई महापंचायत हो रही होती? ये भी पूछने की जरूरत है। आज मैं इस पूरी घटना को, अगर ये गुरपवंत सिंह पन्नू वाला एंगल नहीं है, तब मैं ये इस पूरी घटना को कथित हिंदूवादी सरकार के खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी इस रूप में भी देखता हूं। ये जितने भी हम सेंधमारी कर रहे हैं, इन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने मुद्दा उठाने की कोशिश की है, गुस्सा दिखाने की कोशिश की है। ये तब तक है, मैं फिर से करता हूं, इस फर्क को बोलना बहुत जरूरी है कि अगर आप विदेश की किसी ताकत के इशारे पर उसका खिलौना बन करके कुछ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट मामला हो जाता है। और अगर सिर्फ बेरोजगारी के सवाल पर अगर आप लड़ रहे हैं तो भगत सिंह की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों दो बातें हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये बेरोजगार जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इनका देश विरोधी ताकतों से कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा विश्वास मैं रखता हूं। तो इस हिसाब से मेरी सहानुभूति है इनके साथ में और खुल करके रहेगी कि ये बेरोजगारी का सवाल उठा रहे थे, किसी की हत्या करने नहीं जा रहे थे, किसी को थप्पड़ मारने नहीं जा रहे थे, किसी को बम मारने नहीं जा रहे थे। इस क्लैरिटी के बाद अब विपक्ष को भी ऐसी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं? आपको आप अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला मानते हैं, तुरंत आप सदन छोड़ दीजिए, बोलिए कि इस्तीफा देना पड़ेगा। आप क्या सदन से हमें निकालेंगे, हम इस सदन का त्याग करते हैं। ये बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। बेरोजगारी के सवाल को ही अगर आप स्थिर होना चाहते हैं, बेरोजगारी के सवाल पर छोड़ दीजिए संसद, बोलिए कि हम ये नौजवानों की आवाज के साथ हैं और हम बेरोजगारी के सवाल पर बहुत हुआ, अब हमें संसद में रह करके भी जब बोलने नहीं दिया ही जाने वाला है तो ऐसी संसद में रहने का फायदा क्या है? ये बोलने का वक्त आ गया है, ये हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है। और ये हिम्मत अगर विपक्ष दिखाता है तभी लड़ाई है, लेकिन क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है विपक्ष को। जी बिल्कुल, विपक्ष को क्लियर स्टैंड लेना भी चाहिए। और क्या 19 तारीख को विपक्ष क्लियर स्टैंड लेने जा रहा है? क्या 19 तारीख के बाद इस देश की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हम देखेंगे? और इस बीच खबर वो भी आ रही है, आप लोग सुन चुके होंगे, हमारे चैनल पे ही देख चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तरह से ही एक यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो उसको लीड करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। तो क्या उसके बाद, इस मीटिंग के बाद देश में कोई भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई यात्रा निकलने वाली है? बहुत कुछ हम देखेंगे, इसलिए भी क्योंकि यहाँ से अब विपक्ष को सीधे सड़कों पर आना ही होगा। लेकिन सड़क पर आने से पहले अपनी मजबूती, अपनी एकजुटता ज़रूरी है। क्या ये गांठ मजबूत है? सवाल तो ये भी है। प्रोफेसर रविकांत जी, एक बार फिर से आपके पास, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई देता है? इसलिए यह सवाल कर रहा हूं। मेरे से पर्सनली अगर यह सवाल मुझसे करते तो मैं कहता 100% मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन यह सवाल आपके सामने इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और वहां से बहुत सारी खबरें आती हैं। कभी अखिलेश के हवाले से खबर आती है, कभी किसी और के हवाले से खबर आती है और गड़मड़ करके उन खबरों को परोसा जाता है। इसलिए आज इस चर्चा में इस बात को भी अच्छी तरह से रखना चाहिए कि हाँ, सचमुच अगर मजबूत है तो मजबूत है, और नहीं है, कहीं कुछ धब्बा है, दाग है तो क्यों है? जरा आपसे समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, देखिए, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसको 2-3 सीटें मिले, और उस समय जो बदमजगी हुई मुझे लगता है वो खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भी उस बात को रेखांकित किया, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस बात को कह दिया है, और अब मुझे लगता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव या कोई बदमजगी अब नहीं है। और अब पूरा इंडिया अलायंस एक साथ, पूरा एकजुटता के साथ 2024 की लड़ाई में अपने आप को तैयार कर रहा है। और जिस तरह का राहुल गांधी का पहले एटीट्यूड रहा है कि कोई अहंकार नहीं और सत्ता का कोई मोह नहीं, ये भाव उन्होंने पहले भी दर्शाया है। तो अब जो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं, थोड़ा सा मुझे जो दिखाई पड़ता है कि बंगाल से ममता बनर्जी थोड़ा सा नाराज बीच में दिख रही थी,
लेकिन अब तो स्थितियां बदल चुकी हैं। महुआ मोइत्रा को जिस तरह से निष्कासित किया गया है, तो अब ज्यादा मजबूत मुझे दिखाई पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। तो जिस तरह से हमला हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो चीजें ये दिखा रही हैं कि अब ज्यादा एकजुट होकर के विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही है कि विपक्ष एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मुंबई में ये मीटिंग हुई थी, तीसरी मीटिंग, पहले पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद मुंबई में। मुंबई से ही हमारे साथी धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आप ऐसी जगह पे जुड़े हुए हैं, उस राज्य पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उसके बाद फिर 48 सीटें, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या लगता है आपको वहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती, क्योंकि वहां दो बड़ी पार्टियां हैं, एक एनसीपी, और एनसीपी में हालांकि दो फाड़ है और शिवसेना में भी दो फाड़ है, इसके बाद भी मजबूती का आलम कैसा आपको दिखाई देता है? जरा ये जरूरी इसलिए भी क्योंकि अब बहुत नजदीक है जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां से बहुत कुछ निकल के आने वाला है। जरा आपसे समझो, क्या कुछ आपके पास है? अनम्यूट कर लीजिए। संजय, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों लगातार एक बयान उनका ऐसा नहीं दिखेंगे जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाता हो। तमाम बयान इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाले रहे और लगा कि इंडिया गठबंधन एक है। महाराष्ट्र से कम आप देखेंगे तो आपको कोई विरोध का स्वर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है किसी के पास। और शिवसेना जिस तरह से खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि वो बीजेपी की पार्टनर रही और बीजेपी ने उसी का कंधा पकड़ करके आज वहां जगह बनाई है महाराष्ट्र में। आपको अगर याद हो, थोड़ा पीछे ले चलूं तो प्रमोद महाजन हमेशा बाला साहब ठाकरे के कहे के अनुसार चलते थे, उन्हीं के अनुसार सारी चीजें तय होती थी महाराष्ट्र में। और आपको एक याद दिला दूं, जानकारी तो आपको है ही, आप सबको दर्शकों को भी जानकारी है, मैं भी बोल चुका हूं कि जब राजधर्म की बात की थी वाजपेयी जी ने और कहा था कि इनको हटाइए, तो आडवाणी जी ने साथ लिया था बाला साहब ठाकरे का और कहा था कि आप ही बोलिए तब वाजपेयी जी मानेंगे। और नरेंद्र मोदी नहीं हटे, उसमें बाला साहब ठाकरे का बड़ा योगदान था। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, किसके प्रति वफादारी निभाई? अभी वो वफादार ढूंढते रहते हैं कि उनके प्रति वफादारी निभाए। खैर, तो यहाँ पे शिवसेना अभी भी कमजोर नहीं है। ठीक है कि उसको दो भाग में बांट दिया, लेकिन जो बाला साहब, देखिए जिस तरह की पार्टी रही शिवसेना, उसमें बाला साहब ठाकरे ही एक हीरो थे। उन्हीं के नाम पे पार्टी चल रही थी, उन्हीं के विचारधारा पे पार्टी थी, तो विचारधारा अभी भी इनके साथ है। अब एनसीपी की बात करते रहे तो एनसीपी ने देखिए वो जो राग छेड़ा है ना, दो राग है। एक तो है जाति सर्वेक्षण का राग, ये अजीत पवार ने भी कहा कि जाति सर्वेक्षण होना चाहिए, जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी है। दूसरी बात आप गौर कीजिए, छगन भुजबल जी लगातार जो है ओबीसी की सभाओं को लीड कर रहे हैं। और मराठा आंदोलन जो चल रहा है वो अलग है। अभी प्याज जो कांदा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, उन किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके लिए खुद शरद पवार उस पर लगे हुए और कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा, किसानों को उनका हक देना होगा। तो महाराष्ट्र में जो तमाम लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन की, वो बीजेपी के खिलाफ जा रही। अब कितने सीटें आएंगी, क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो ईवीएम भी बहुत बड़ा कारण बन गया है। देश में हम लोग भले ना बोले, लेकिन आम आदमी, आपके दर्शक लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल खड़ा कीजिए, ईवीएम पे सवाल खड़ा कीजिए। तो ईवीएम बड़ी चिंता है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी अगर ईवीएम अगर चिंता न बने तो बीजेपी की मुश्किल है। इतनी सीटें कब्जा कर लेने के बाद भी, इतने विधायकों को साथ ले लेने के बाद भी वो अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सके, तो ये क्या चिंता की बात नहीं है? क्या ये उनकी कमजोरी को साबित नहीं करता है? ये अपने आप में सवाल है। और मुझे लगता है कि अभी जब इंडिया गठबंधन फॉर्म में आएगा, जो भी 19 तारीख की मीटिंग होनी है, 19 तारीख की मीटिंग के बाद फिर एक बार मोमेंटम बनेगा। और मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जा रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा टाइप यात्रा शुरू कर रही हैं, तो मोमेंटम को गति मिलेगी।
उसके अलावा नीतीश कुमार जो अभी 24 दिसंबर को करने वाले थे, बनारस में सम्मेलन रैली करने वाले थे, उसको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन आप कब तक रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे? जहां जहां रोकोगे आप वहां वहां इस तरह की स्थिति आएगी। क्योंकि ये जो प्रेशर कुकर है ना, वो सीटी पे चलती है और बॉल्ब पे चलता है। बॉल्ब और सिटी जो है, यही धरना प्रदर्शन रैली जुलूस है। इसको अगर बंद करोगे हर जगह तो आप पे आफत आएगी। और फिर जो है, फिर कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता है। मृत्यु के लिए कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। एक आख्यान मैं फिर से दोहरा दूं कि वो आख्यान है परीक्षित का, जो अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित, राजा परीक्षित। उनको तक्षक ने कहा था कि मैं काटूंगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा महल बनाया जिसमें छिद्र भी ना हो। लेकिन फूल में वो घुस करके चला गया कीट बन करके, और फाइनली उनकी मृत्यु हुई। तो अगर ये चूंकि ये तो धर्म भीरू लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो इतनी सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित है, क्यों इतना सुरक्षा तंत्र लेकर चल रहे हैं? और ये बात बिल्कुल प्रेम कुमार जी ने सही कही, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये 2024 के चुनाव में ये समझिए, ये रंगीन पटाखा नहीं है, ये बड़ा बम है। इसको अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है तो ये बम फटेगा और 2024 में इनकी सत्ता बिखर जाएगी, इनकी सत्ता कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये आक्रोश है, और इस आक्रोश को समझिए। आप उन लड़कों को फांसी पे लटका दीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप भगत सिंह की तारीफ करते हो, आप कहते हो भगत सिंह को गांधी ने बचाया नहीं, भगत सिंह होते तो आज़ादी मिल जाती पहले। फिर आप जो आधुनिक भगत सिंह है, जो बात की दीपक भाई ने रंग दे बसंती फिल्म का, दीपक भाई रंग दे बसंती फिल्म जो लिखी कमलेश पांडे जी, वो हमारे मित्र हैं, सीनियर हैं, हम लोग लंबे समय तक साथ काम किया। उन्होंने कहानी सुनाई थी कि वो कहानी कैसे लिखी। वो एयरपोर्ट पे आए थे और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी फ्लाइट देर कर दी गई चूंकि रक्षा मंत्री आ रहे थे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या तंत्र है, और उसके बाद उन्होंने कहानी लिखी जिसपे रंग दे बसंती फिल्म बनी, और उस फिल्म को देखिए आज साकार हो गई फिल्म। तो आप राजा बाबू जो बने फिर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आप जो एक फिल्म दिखा रहे हो और एक फिल्म जो जनता दिखा रही है, तो जनता की फिल्म देखिए, क्योंकि जनता से आप बने हो। सेंगोल लाने से 25 जो है मंच पे खड़े कर देते हो आप, जो है साधु को, और आप उनके आशीर्वाद लेते हो। सामने जनता जो भीड़ में बनी है, जिसने आपको बनाया है, चाय वाले बेचने से प्रधानमंत्री बनाया, उसकी कब खबर करोगे? तो ये जो जनता है, ये कोई आतंकवादी नहीं है प्रेम भाई, ये कोई आतंकवादी नहीं, ये इस देश के युवाओं का गुस्सा है। और ये बतला रहा कि अगर आप नहीं चेतोगे तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। और जिसने कफन बांध लिया हो ना, रंग दे बसंती मेरा, रंग दे बसंती चोला जो गीत था, जिसने कफन बांध लिया है वो आपसे डरेगा नहीं। मृत्यु तो सबकी आएगी, आप डरो, क्योंकि आप न भगवान को मानते हो न इंसान को मानते हो, आप केवल स्वयं को मानते हो। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा नहीं हो आप। ब्रह्मा होते तो सिक्योरिटी में नहीं चलते, ब्रह्मा होते तो कहते कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो विधि के हाथ सुपुर्द करो फिर देखो। तो ये मुझे लगता है कि 2024 में कुछ अलग दिखेगा। अभी बहुत समय बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये 14-15 सांसदों को निलंबित कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो आवाज़ चली है, तो राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी वो रुकने वाली नहीं है। वो जो नारा उनका है ना, डरो मत, तो डरने वाली अब देश की जनता नहीं है। और जिसने अंग्रेजों को भगा दिया वो आपसे क्या डरेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसने अंग्रेजों को भगा दिया वो आपसे क्या डरेगा। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ युवा हैं, युवा शक्ति और बेरोजगारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ उसके इर्द गिर्द राजनीति, और राजनीति इसलिए भी क्योंकि ये देश, ये लोकतंत्र उसी के दम पर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास एक बार फिर से। संजय जी, राजनीति में क्या कुछ आप देख रहे हैं? ईवीएम को अगर किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, ईवीएम क्योंकि जिस पर शक की सुई लगातार हम लोग देख ही रहे हैं और उस पर खूब चर्चा भी हो रही है, और विपक्ष का काम भी है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सकारात्मक चर्चा हो। निगेटिव रूप से जो चर्चाएं हो रही हैं, और किसी को अब तो इन 5 राज्यों के रिजल्ट जो सामने आए हैं उसके बाद से कई हमारे साथी लिखते हैं कि, और बताते भी हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक ये मान के चलिए कि मोदी हैं। मतलब
एक अविश्वास इस लोकतंत्र पे, इस चुनाव की प्रक्रिया पे जो उत्पन्न हो गया है, उसको थोड़ी देर के लिए किनारे करके जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तविक चर्चा है, उस पे आए तो आपको क्या दिखता है? 2024 की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है आज की तारीख में, जबकि इंडिया गठबंधन बहुत ही सजग और मुस्तैद दिखाई दे रहा है? तब तो इस बार का रिजल्ट भी क्लियर है कि इंडिया गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट है, और 50% से ज्यादा वोट है या बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट है। तो दोनों कंडीशन में बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, तो वो तो बहुत क्लियर है। इसके अलावा बीजेपी का जो 10 साल का शासन है उसमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ विरोध, कांग्रेस बीजेपी में भी उसके कई विरोधी होंगे और वो बढ़ रहे हैं लगातार। माने इस बार के मुख्यमंत्रियों के चयन से लेकर चुनाव, ईवीएम की चर्चा, अभी जो हुआ संसद में, ये सब मिलाकर बीजेपी के भी लोग बीजेपी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से नाराज होंगे, और वो भी नहीं चाहेंगे कि फिर से बीजेपी सत्ता में आए और जो अभी तक 10 साल चला है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि वो ना देश हित में है, ना पॉलिटिक्स के हित में है, ना विपक्ष के हित में है। माने वो ये लोग जो कर रहे हैं उससे किसी को फायदा नहीं है। भाई इन्होंने किया क्या? आपने सेल कंपनियां बंद कर दी तो उसका ये फायदा होता कि विदेशी निवेश जो घूम कर आता था वो नहीं आता। तो सेल कंपनी अगर आपने कई लाख बंद की है और एक कमरे में अगर एक ऑफिस होता सबका तो कई लाख, अगर सबका एक करंट अकाउंट होता तो कई लाख, और सब में अगर एक एक सिक्योरिटी गार्ड होता तो कई लाख, तो आपने तो सारी नौकरियां खत्म कर दी यहीं इसी से, और फायदा जीरो, क्योंकि वो 20,000 करोड़ तो अडानी का आना था वो आ ही गया। तो जो आता था, और उस 20,000 करोड़ में मैं नहीं जानता किसके किसके पैसे हैं, तो जो पैसे उस तरह से आते थे वो तो आ ही रहे हैं, और आपने लाखों शेल कंपनियां बंद करने का क्लेम लिया तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, और लाखों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे ही नहीं, इसके अलावा एनजीओ है, एनजीओ को आपने विदेश से पैसा लेना, विदेश से चंदा लेना बंद कर दिया। वो आपका डर है कि उसके बाद पैसा होगा तो आपका विरोध करेगा, लेकिन उस चक्कर में लोगों की नौकरी चली गई और लोगों को जो जनसेवा मिलती थी वो नहीं मिल रही है। तो 10 साल में कोई भी जनहित का काम या कोई भी प्लान्ड काम जिससे जनता को फायदा हो वैसा नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वो कुछ खास लोगों के फायदे के लिए हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता में भी, मतलब बीजेपी में भी कोई बीजेपी का सपोर्टर होगा। बहुत लोगों को, मैंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो खास लोग हैं उनको छोड़कर बीजेपी में भी क्यों किसी को सपोर्ट करना चाहिए? अगर संघ परिवार कर रहा है और उसका लक्ष्य ये है कि पैसे आ रहे हैं, ऑफिस बन गया, बिल्डिंग बन गई, तो अलग बात है। लेकिन देश के लिए, अपनी राजनीति के लिए अगर बीजेपी सत्ता में रही तो छोटी पार्टियों को तो चलने नहीं देगी। ठीक है कि अखिलेश यादव से और कमलनाथ से एक भिड़ंत हो गई, लेकिन वो गठबंधन तो विधानसभा चुनाव के लिए था ही नहीं। और जब इतने तरह के लोग एक साथ आएंगे तो आपस में सिर्फ फुटबॉल होता रहता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो होता रहेगा। वो तो मीडिया में इस तरह से बताया जाता है कि बहुत उन लोगों में एकजुटता नहीं है और बहुत लड़ रहे हैं ताकि उसका नुकसान हो, तो वो सब अपनी जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि बीजेपी विपक्ष से या विपक्षी गठबंधन से किसी भी तरह से आगे रहे, ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता है। तो इसलिए अगर ईवीएम नहीं है तो मैं मानता हूं कि बीजेपी मुकाबले में ही नहीं है। तो अगर बीजेपी मुकाबले में नहीं है और फिर भी उसको वोट आ जा रहे हैं या वो टक्कर देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है, वो ईवीएम है। तो लेकिन अगर ईवीएम को छोड़ की बात करें तो मुझे एक भी कारण ऐसा नजर नहीं आता है कि बीजेपी का सपोर्ट किया जाए। उसमें जो नहीं जानते हैं, जो पॉलिटिकली इमैच्योर हैं, जिनको अपना फायदा नहीं दिखता है, जिनको धर्म दिखता है, जिनको मंदिर चाहिए, उन सब लोगों को छोड़ दें तो भी देश को और पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग क्यों बीजेपी को या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, एक भी कारण नजर नहीं आता है मुझे। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो वोट पाने के लिए क्या करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है, इंक्लूडिंग पुलवामा। और पुलवामा मैं हमेशा याद करता हूं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वोट निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन को ज्यादा मिलेगा और वो जीतेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे बहुत कम लगती है। राजीव जी जी लेकिन एक सवाल प्रेम कुमार जी, कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है सदन के अंदर
कह रहा है कि इस मसले पे कल जो घटना घटी है उसके बाद से इस पर बयान दें आकर देश के गृह मंत्री, और गृह मंत्री या देश या कहें तो सरकार, मोदी सरकार, ये पीछे क्यों हट रही है? ये सवाल तो उठता है ना कि आप आखिर इतनी बड़ी घटना और इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। और तब जबकि आज से 20 साल पहले 22 साल पहले ये घटना ऑलरेडी ऐसी घटना घट चुकी है। मान लें जैसी घटना उस समय थी वैसी घटना नहीं हुई है, कोई आकर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात नहीं कर दिया, अपनी बात रखने के लिए वो अपने विरोध के लिए कुछ और अंदाज में और हिसाब से काम किया, लेकिन वो कूद तो पड़ा ना, दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसद जो सदस्य हैं संसद के वो बैठे हुए हैं उन तक आ गया, और वहां अगर रंगीन छोड़ने लगा तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। इस पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार, क्यों भाग रही है, ये सवाल तो उठता है। जी राजीव जी, हमें तो कई बार ऐसे भी हम इस चीज को बोल सकते हैं कि संसद को उस युवक का एहसानमंद होना चाहिए जिसने बताया कि अगर ये स्मोक गन के जगह बारूद होता, बम होता तो क्या होता। उसने जो सुरक्षा में सेंध है उसको दिखाया है, बताया है कि देखो कोई नहीं बचते अगर बम होता तो इस मायने में अगर इस तरीके से देखें तो सुरक्षा में बड़ी सेंध का इन्होंने खुलासा करके प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ये भी एक बात है, लेकिन सवाल है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। सरकार हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने से बचती है और संदेश उसका ये होता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारे पास जनता का समर्थन है, हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं सही है। सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से जो विपक्ष को साथ में लेने की जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, संसदीय प्रजातंत्र है, इसको छिन्न भिन्न कर रही है। इस सरकार का मानना है कि जो सत्ता में है उसको सारा अधिकार है वो कुछ भी करे, और विपक्ष का अधिकार जो है सिर्फ उसका साथ देने का है, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं छोड़ा है। ये सीधे दिख रहा है और इसको हम बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में बदल दिया गया है, बदलने की कोशिश लगातार जारी है, और इससे लड़ने के लिए जो तरीके हो रहे हैं वो उसमें जो हमारा 4 विंग है, चारों विंग में मीडिया अपनी जगह अपना रोल में है, न्यायपालिका बेबस है, लाचार है, उसकी लाचारगी जजेज के कमेंट्स में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास से लिस्टिंग बदल दी जा रही है, जिस केस को सुनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास से लिस्टिंग बदल देती है, आप नहीं सुन सकते। अभी फिर एक मामला सामने आया, 2.5 घंटे तक एक जज जिस केस को सुन चुका उस केस को भी उनके पास से हटा के किसी दूसरे जज, वही जस्टिस बेला मैम के पास में भेज दिया गया। इस पर सवाल पूछा प्रशांत भूषण ने सीजेआई से, तो सीजेआई बोले कि हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अरे ये आपके बोलने और मौन रहने का प्रश्न थोड़े है, ये प्रश्न है कि ये हो क्यों रहा है। तो इस पर जिसको कुछ करना चाहिए बोलते हम कुछ बोलना नहीं चाहते, तो सवाल पर वो उधर न्यायपालिका बोलना नहीं चाहती और सवाल पर यहाँ संसद में सरकार बोलना नहीं चाहती। तो नहीं बोलने की आड़ में जो अधिकारों का हनन हो रहा है, जो डेमोक्रेसी रौंदी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब क्यों हो रहा है? चीफ जस्टिस क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कि जो रोस्टर देखने वाला जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, वो रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री के हाथों मजबूर है, उनके सामने रजिस्ट्री पे किसकी चल रही है भाई? मास्टर ऑफ रोस्टर की नहीं चल रही तो किसकी चल रही है? ये सारे इसका मतलब है कि पीछे बैकडोर से काम हो रहा है। सरकार है जिसका प्रभाव है न्यायपालिका पर, स्पष्ट मौन में ही चुप है कि मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे आस पास से चाहे मामला छीन लीजिए, किसी दूसरे जज का अधिकार खत्म कर दीजिए, हम कुछ बोल नहीं सकते। जस्टिस तो ये रिलेट होता है, जो आपका प्रश्न है उससे रिलेट होता है। न्यायपालिका को बेबस कर दिया गया, संसद को पंगु और लाचार बना दिया गया, और हम किसी का जवाब नहीं देंगे, हम सांसदों को निकाल देंगे। हम महुआ मोइत्रा अगर पूछेंगे अडानी पर सवाल तो उसको संसद छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमारा एमपी है वो किसी को पास दे दे, उसके
पास से उससे आके कुछ संसद में घटना घट जाए, हम अपने एमपी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो जिन युवकों ने किया है हम उसको यूएपीए लगाएंगे, कठोर सजा देंगे, देश बचाएंगे। सारा देश उन युवकों पर ही एक्शन होने से बच जाएगा, लेकिन वो सांसद जिसने ये स्थिति पैदा की उस पर नहीं होगा। देश बचाने का जो है वो कठोर एक्शन सिर्फ इनोसेंट लोगों और कमजोर लोगों पर होगा, जो मजबूत है उनके ऊपर में देश एक्शन नहीं होगा। चाहे उद्योगपति हो, आप देख रहे हैं उन मामलों में भी वही होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर कभी कुछ एक्शन नहीं होता है। तो ये इस पृष्ठभूमि में विपक्ष को आंदोलन और एकजुटता की आवश्यकता है। ये पृष्ठभूमि ये बतलाती है कि आपके पास एकजुट होकर के डेमोक्रेसी को बचाने का, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को बचाने का ये एक मौका है 2024। अगर 2024 में चूक जाते हैं तो फिर आगे पता नहीं कि किस हद तक डेमोक्रेसी डिमीन होगी, कि कॉम्प्रोमाइज होगी, इसका हमें नहीं पता। इसलिए 2024 को उस मौके के तौर पे देखना होगा कि हमको डेमोक्रेसी कैसे बचाया जाए। अब इसमें ईवीएम का फैक्टर आता है, लेकिन ईवीएम के फैक्टर के ईवीएम नाम बोलने के बजाय बैलेट पेपर पर बोलना ज्यादा शुरू करना चाहिए। ईवीएम वर्ड्स को छोड़ दीजिए, इसका बहुत मजाक उड़ा दिया गया। अब बैलेट पेपर ही वर्ड्स हमारी जुबान पर आना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बैलेट पेपर चाहिए, देश बचाएगा बैलेट पेपर, इस तरह के नारे बुने जाने चाहिए। यानी सारी बातें बैलेट पेपर के इर्द गिर्द होनी चाहिए। हमको बैलेट पेपर चाहिए, तभी डेमोक्रेसी बचेगी। ये एक बुलंदी के साथ में चलना चाहिए, नारा लेके चलना चाहिए। इसके बाद जो जन सामान्य के मुद्दे हैं जिनसे जनता उद्वेलित है, जनता आक्रोशित है, तो वो जनता निश्चित रूप से बैलेट पेपर आंदोलन में भी साथ देगी, क्योंकि वो जान रही है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान बैलेट पेपर, महंगाई की समस्या का समाधान बैलेट पेपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बैलेट पेपर, या जो भी हमारी कमियां हैं देश में उसको दूर करने का अब इकलौता समाधान बैलेट पेपर। इस दिशा में विपक्ष को आना पड़ेगा। सारे मुद्दों को बैलेट पेपर से जोड़िए। अब ईवीएम में सब बोलना बंद कर दीजिए, हमको चाहिए बैलेट पेपर। ये एक बात बोलने की जरूरत है विपक्ष को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं कि बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर के इर्द गिर्द ही रखना भी चाहिए। और अब 19 तारीख को जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो उसमें बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर के क्या कुछ इंडिया गठबंधन करता है, उस पर कितनी बातें होती हैं, आगे किस ढंग के आंदोलन को गठबंधन जो है सड़कों पर लेकर आता है, ये देखना होगा। क्योंकि लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी, लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ बैठकों से नहीं चलने वाली है, ये तो तय मानिए। और अब चुनाव में सीधा कूदना है 2024 में, अगर नहीं तो फिर आगे भी नहीं, ये मान के चलिए। इसीलिए 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये बात विपक्ष के नेताओं को कान खोलकर सुननी होगी। और साथ साथ चाहे ईवीएम की बात करें या बैलेट पेपर की बात करें, ईवीएम बहिष्कार का पूर्ण रूप से जो एक उसके लिए आंदोलन रूपरेखा तैयार करना होगा। और साथ साथ ये भी कि आप कितनी मजबूती के साथ, एक नेता दूसरे नेता के साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी शो करना होगा, ये बताना होगा जनता के बीच, जन जन तक। क्यों ऐसी बातें आती हैं कि उधर अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, या कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, और साथ साथ ये भी कि गठबंधन का आखिर मुख्य नेता कौन है, जो भी संयोजक है, जो भी चेयरपर्सन है, वो भी सामने आना चाहिए, ताकि। और शकील अख्तर जी हमारे साथी बार बार इस मसले को यहाँ उठाते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का अपना दफ्तर होना चाहिए, अपना मुख्य नेता होना चाहिए, और तमाम मसलों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि अब सामने चुनाव है। और जैसा प्रेम कुमार जी कह भी रहे थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, बैलेट पेपर बहुत ज़रूरी, और इसके लिए आंदोलन भी बहुत ज़रूरी है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं, बैलेट पेपर को किनारे रखकर अगर बात करें या ईवीएम को किनारे रख के बात करें, तो धरातल पे जो दिखाई देता है वो कुछ और दिखाई देता है, रिजल्ट कुछ और आ जाता है। इसलिए भी यहां बैलेट पेपर जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रेम कुमार जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय कुमार सिंह साहब आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं।